सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। Okay, which one of the following graph represents the variation of kinetic energy with the distance traveled x? तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का रिलेशन बताना। आपको ये फॉर्मूला शायद पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे के से एक्सप्रेस किया है, तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। बट इधर के और वी स्क्वायर का ग्राफ नहीं मांगा है, यहाँ पे पूछा है कि आपको बताना है के काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो सेम ही होता है, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अगर लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अगर फोर्स, नाउ इफ फोर्स अप्लाइड अगर ये होता है कांस्टेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एस। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अगर होता है तो y और x का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो k और x, आप एक काम करो यहाँ पे x लिख लो, तो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? तो f इंटू एक्स, तो f और x का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो कौन सा आंसर आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट फोर्स कैसे बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, आप देख पा रहे हो कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब होगा? जब फोर्स क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको एक असर्शन और रीजन दोनों दिया जाएगा। आपको पहले पढ़ के देखना है कि दोनों सही है या गलत है, और अगर दोनों ही सही है तो आर जो रीजन है वो क्या असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इधर ऐसे ही ऑप्शंस फॉर्म होते हैं। पहले असर्शन पढ़ के देखते हैं कि असर्शन क्या बोल रहा है। ओके, असर्शन बोल रहा है इलास्टिक कॉलिशन। तो कॉलिशन कैसा है? कॉलिशन है इलास्टिक। between two bodies the relative speed of the bodies after collision is equal to the relative speed before the collision। हाँ, ऐसा ही तो होता है। जो आप लोगों ने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू होता है, मतलब ये सही है। तो आप बोल सकते हो यस इट इज करेक्ट। तो असर्शन आपका क्या है? असर्शन है आपका करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रीजन। इन इलास्टिक कॉलिशन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। यस, आपका इलास्टिक कॉलिशन हो या इनलास्टिक, आपका रीजन जो है, मतलब आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व होता है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, राइट? बट ये जो सेकंड है रीजन, रीजन आप देख सकते हो, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए को आप ए वाले को एक्सप्लेन बी के हेल्प से कर सकते हो नहीं, इसके लिए अलग अप्रोच चाहिए। तो सिंपली आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन बी। दैट मीन्स वो अगर दोनों ही सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इफ वर्ड हटा भी सकते हो, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Next question number 23. The moment of inertia of a disk of mass m and radius r about the tangent of the ring। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको? आपको बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक डिस्क का बात बोला है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, और निकालना कैसे? टेंजेंट टू इट्स रिंग, ठीक है। तो आप देखो, ये अगर आपके पास हो गया एक डिस्क, ठीक है, ये एक डिस्क है। एक डिस्क मतलब ये अंदर का जो पोर्शन है ये पूरा फिल किया हुआ है। ओके, अब अगर हम लोग जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, तो आपको पता है जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर बाई 2। और अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओ तो ये डायामीटर के रिस्पेक्ट में, मतलब अबाउट एक्स एक्सिस कितना आएगा? ये डायामीटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, राइट? ये 1 मिनट, ये है डायामीटर। डायामीटर के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 4। इतना आपको आई होप ये नॉलेज है। अब आपको बोला है कि टेंजेंट टू इट्स रिम, मतलब आप रिम मतलब क्या होता है? रिम मतलब होता है साइड वाला पोर्शन। मतलब सिंपली आपको ये रिम है तो टेंजेंट टू द रिम मतलब इस बराबर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
तो इस बराबर अगर निकालना है तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है, सपोज इसको हम लोग आई नॉट बोल देते हैं, ठीक है, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस मतलब क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, रेडियस के बराबर। तो सिंपली कितना आ गया आपका आई नॉट आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करके व्हाट यू विल गेट 5/4 एम आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, क्या निकालने बोले, लीनियर वेलोसिटी का। अगर ओमेगा और आपका आर दिया हुआ है, आपको जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब ओमेगा क्रॉस आर कैसे निकालते हैं, पहले ये दोनों ही वेक्टर है, तो आई हैट जे हैट के हैट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, राइट। 3 -4 1 5 -6 और 6। अब आई होप आपको ये कैलकुलेशन करना आता है, मैंने अपना लास्ट जो मॉक वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था। तो पहले आई हैट होगा, फिर इसको और सॉरी आई हैट को अगर हम लोग हाइड कर देंगे तो बचेगा ये 4, इस 4 में पहले ये वाला मल्टीप्लाई फिर माइनस ये वाला। तो पहले -4 इंटू 6 करेंगे, तो -4 इंटू 6 -24, देन एक माइनस साइन, -6 और 1 मतलब -6, तो माइनस माइनस में +6 हो जाएगा। फिर माइनस जे हेड बैठाएंगे, तो माइनस जे हेड मतलब इसको हटाएंगे, तो 3 इंटू 6 -5 इंटू 1, तो 3 इंटू 6 18 -5 प्लस के हेड बैठाएंगे। के हेड अगर बैठाएंगे तो क्या होगा, तब ये वाला और ये वाला, राइट। तो 3 6 -18, देन माइनस माइनस +20, तो कितना आएगा, -18 आई हैट, उसके बाद -13 जे हैट प्लस 2 के हैट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शंस में से, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, सेंटर ऑफ मास फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मतलब इंटरनल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बाकी सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड, दैट मीन्स सपोज ये सर्कुलर पाथ है, ओके, और ये आपका सेंटर है। अब पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, पार्टिकल सपोज इधर है, तो पार्टिकल के ऊपर एक सेंटर की तरफ एक फोर्स जाएगा जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। पार्टिकल का इस पॉइंट में स्पीड किस तरफ होगा, पार्टिकल का इस तरफ स्पीड होगा, इस तरफ। पार्टिकल का कहीं भी ले लो आप, ऐसे ले लो ऐसे ले लो कुछ भी, बट बोला है डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड, मतलब डिक्रीजिंग अगर लीनियर स्पीड है दैट मीन्स ऑब्वियसली पार्टिकल के ऊपर एक और एक्सीलरेशन काम करेगा जो लीनियर स्पीड v के अगेंस्ट में होगा 80। आई होप ये क्लियर हुआ है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो तो सिंपली बोला है कौन सा करेक्ट होगा। देखो जब भी सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सीलरेशन मतलब 80 है, मतलब सिंपली v क्या हो रहा है, v है चेंजिंग, v इज चेंजिंग। चेंजिंग मतलब क्या हो रहा है, v एक्चुअली v क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज 80 इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू v, डिक्रीज कर रहा है। तो अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल का फॉर्मूला होता है mvr। अगर मैग्नीट्यूड देखे तो मैग्नीट्यूड वाइज आप देख सकते हो कि क्योंकि v चेंज हो रहा है इसका मतलब है l भी चेंज होगा, तो l तो मैग्नीट्यूड वाइज कंजर्व नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन में l वेक्टर है तो नहीं, मैग्नीट्यूड तो कंजर्व नहीं होगा, बट l का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब लगाओ क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको क्या मिल रहा है, हमेशा ही अपवर्ड मिलेगा, राइट, अप मिलेगा, अपवर्ड, दैट मीन्स डायरेक्शन तो हमेशा कंजर्व रहेगा। So in this case only direction of angular momentum is conserved, okay।
ओके तो ये है आपका। नेक्स्ट है स्पाइरल्स टुवर्ड्स द सेंटर। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन हो रहा है तो स्पाइरल कहाँ से होगा, राइट, ये गलत है। और एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, नहीं, एक्सेलरेशन दो है यहाँ पे, एक एसी है और एक एटी है, तो दोनों का अगर वेक्टर साम करे तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से ए आ रहा है, राइट, तो ये सेंटर की तरफ है, नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये डी वाला भी गलत है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। तो कंजर्वेशन ऑफ आपको ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है करेक्ट आंसर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है 28। ए प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट R1। तो सन के क्लोजेस्ट कौन से में है, R1 में, और फारदेस्ट किस में है, डिस्टेंस R2 में। और V1 और V2 है लीनियर वेलोसिटीज एट दिस पॉइंट, मतलब जब R1 है तब वेलोसिटी V1 है और जब डिस्टेंस R2 है तब वेलोसिटी V2 है। तो आपको क्या निकालने बोला है, आपको सिंपली निकालने बोला है रेशियो ऑफ V1 बाई V2। तो इधर क्या है, क्योंकि आप प्लैनेट का देख रहे हो, ये सपोज प्लैनेट क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, ये मेजर एक्सिस बना लिया, ये मैंने माइनर एक्सिस बना लिया। सोचो सन क्या होता है, सन कोई भी एक का फोकस में है, ठीक है, सन। अब क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा पेरीजी और ये होगा एपोजी। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा आपका R2 फारदेस्ट, और क्लोजेस्ट क्या है, R1। तो अब P पॉइंट में वेलोसिटी क्या है, P पॉइंट मतलब ये क्लोजेस्ट जो है, क्लोजेस्ट जब होगा तब वेलोसिटी है V1 और फारदेस्ट जब है तब वेलोसिटी है V2। अब जब भी इलिप्टिकल पाथ में है आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम, तो मास तो सेम होगा प्लेनेट का, तो एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू, तो इधर से वी वन बाई वी टू आ जाएगा आर टू बाई आर वन, तो ये है आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 29। फॉर ए प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ बट रेडियस 1/4 टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट क्या होगा। तो क्या निकालने बोला है आपको, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट निकालने बोला है, और इसका जो रेडियस है 1/4 है और मास है इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ। तो आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, अगर मास कांस्टेंट है v इज इक्वल टू होता है रूट ओवर जी एम बाई आर, अगर m कांस्टेंट है तो वी ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r, करेक्ट। अब देखो r अगर 1/4 हो जाता है, 1/4 r हो जाता है, ठीक है, तो आपका वी क्या होगा, वी होगा 2, वी चेंज होके क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी, ठीक है, ये न्यू वाला है, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो पहले था वी कितना था, पहले था आपको याद है 11.2 होता है अर्थ के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 22.4 आ जाएगा, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका कौन सा आंसर होगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। स्पॉट द रॉन्ग स्टेटमेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस इफ। आप चारों ऑप्शन पढ़ना, आपको ये ऑप्शन गलत लगेगा, क्योंकि जब भी हम लोग इक्वेटर से पोल में जाते हैं तब ग्रेविटेशन जी क्या होता है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है, क्योंकि जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इक्वेटर हो, इक्वेटर के लिए और पोल्स के लिए आप कंपेयर करो, तो पोल आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, करेक्ट। अब जितना आर ज्यादा होगा उतना ही जी क्या होगा, कम होगा। उल्टा आप बोल सकते हो, उल्टा क्या बोल सकते हो, उल्टा आप यही बोल सकते हो कि जितना आपका आर डिक्रीज होगा, जितना आपका आर डिक्रीज होगा उतना जी इंक्रीज होगा। तो जब भी आप पोल की तरफ जाते हो तो आपका क्या होता है, पोल की तरफ जाते वक्त आर पी घटता है, मतलब जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये है आपका आंसर गलत, और आपको गलत को ही टिक करना था, तो सी करेक्ट आंसर है। 31 देखते हैं, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी
वॉल्यूम V is drawn into a wire of length L. ओके, देन द वायर इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फोर्स दिया, और उसमें एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुआ वायर में वो हुआ डेल एल। तो कौन सा ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ स्ट्रेट, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा देखो, लेट हम लोग ए पकड़ लेते हैं, एरिया ऑफ द वायर, ए है एरिया, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू ए। ओके, अब यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, ए वाई इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया मतलब स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल एल, एल स्ट्रेन, मतलब ये आ जाएगा एफ एल बाई ए डेल एल, बस। अब आपको एल इज इक्वल टू वी बाई ए आ रहा है ना, तो ये आपको पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ, एक काम करो डेल एल को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, आप इधर एक काम करते हैं, डेल एल इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एल बाई वाई ए। ओके, एक काम करो, अब ए को, ए तो नहीं था ना क्वेश्चन में, तो ए को ही आप हटा दो। ठीक है, ए को ही हम लोग हटा देते हैं, तो इधर एक काम करते, ए क्या होगा, वी बाई एल, क्योंकि वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट। तो अब सिंपली डेल एल इज इक्वल टू एफ एल वाई ए के जगह वी और ऊपर एल, एल मतलब एल स्क्वायर हो गया। तो एफ वाई वी, आप देख रहे हो एफ वाई वी, ये तीनों ही क्या है, कांस्टेंट है, तो सिंपली डेल एल इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अगर डेल एल वर्सेस एल स्क्वायर का ग्राफ अगर बनेगा ना, तो ये कैसा बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप देखो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ए कंटेनर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर is filled with water, there is a hole at the bottom, find the pressure difference between the points of the top and bottom। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो प्रेशर ऑन द टॉप और प्रेशर ऑन द बॉटम, इसका डिफरेंस क्या होगा, रो जी एच, बस। रो कितना है, वाटर है, ये फिल किससे है, ये वाटर है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 10⁻³ एसआई सिस्टम में। जी कितना है, 10, एच कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया पास्कल, तो इसको कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा 1000 पास्कल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 33, ये भी असर्शन रीजनिंग टाइप है, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। आप अब एक कर चुका है हमने, एक कर लिया है, अब आप सेकेंड वाला खुद से करने का कोशिश करो। असर्शन क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर रिड्यूसेस व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम ए नैरो टू अ वाइडर पाइप। तो कहाँ से कहाँ गया, प्रेशर का बात कर रहा है, बोल रहा है प्रेशर रिड्यूस हो रहा है जब हम लोग नैरो से वाइड जाते हैं। तो देखते हैं ये सही है या नहीं, तो असर्शन देखते हैं कि इट इज करेक्ट और रॉन्ग। असर्शन देखो, नॉर्मली आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है क्या था, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो सिंपली, जब आप नैरो पाइप से वाइडर पाइप की तरफ जाओगे, वाइडर पाइप, तो एरिया क्या होगा, एरिया नैरो पाइप का छोटा है, वाइडर का बड़ा है, जिसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप क्या बोल सकते हो कि हाँ, जिस नैरो पाइप का अगर एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब वेलोसिटी ज्यादा होगा, अब आप यूज करो बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे ही मैं आंसर बता के छोड़ सकती हूँ, बट कहाँ से आया वो जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको दे देगा उठा के ना, तो आपको ऐसा क्वेश्चन का पूरा पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बर्नौलीज प्रिंसिपल, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, अब एक एच आता है क्योंकि हाइट ऑफ द पाइप फ्रॉम द ग्राउंड फिक्स रहेगा, तो दोनों तरफ ये कट जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट ही आएगा, तो आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, एच टर्म को हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एच आपका ऐसे ही कांस्टेंट है, पाइप का हाइट। अब देखो सिंपली इधर से आप बहुत अच्छे से ध्यान देना कि अगर आपका वेलोसिटी अगर आपका डिक्रीज होता है, तो अगर इस राइट हैंड साइड को कांस्टेंट करना है, तो ऑब्वियसली प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब P2 क्या होगा, P1 से ज्यादा होगा। तो नैरो से वाइडर जब जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। तो समझ में आया होगा आपको, तो कौन सा आंसर करेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, आपको असर्शन, अभी तो पूरा आंसर हुआ ही नहीं, असर्शन आपका करेक्ट है। ओके, अब रीजन देखते हैं।
सिंस द वाइडर पाइप एरिया इज लार्ज सो द फ्लो ऑफ स्पीड इज स्मॉल, ये तो सही बताया क्योंकि यही तो एरिया ज़्यादा है, स्पीड कम है। एंड द प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेस प्रोपोर्शनलिटी। अभी प्रोपोर्शनलिटी बात को छोड़ो, प्रेशर तो रिड्यूस होगा ही नहीं, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो इंक्रीज होगा, राइट। प्रेशर क्या होगा इसमें, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो रीजन तो देख के ही गलत लग रहा है, करेक्ट। ओ, पहला वाला भी इनकरेक्ट था, राइट, इनकरेक्ट, आई एम सॉरी, मैंने करेक्ट गलती से लिख दिया। ये वाला भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको कौन सा आंसर सही मिला है, दोनों ही इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन आपका है सही आंसर। तो 33 का डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34, वाटर राइजेस टू ए हाइट एच इन द कैपिलरी ट्यूब। तो कितना हाइट तक आया, एच कहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब पे। लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ द वाटर इज मिड लेस देन एच। तो देखो हाइट अगर कैपिलरी का लेस देन है तो आप हमेशा याद रखना इस केस में वाटर कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वो जो वाटर मेनिस्कस है वो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे एडजस्ट कर लेता है ताकि वाटर कैपिलरी के हाइट एकदम अपमोस्ट पॉइंट तक उठे और वहां पर ही स्टे करे विदाउट ओवरफ्लोइंग, ये आप याद रखना, ठीक है। 35, द वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, ये याद रखना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड लिक्विड, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, जैसे वाटर, वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है। तो ये क्या करता है, ग्लास को वेट करता है, करेक्ट। बट वहीं अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी के लिए थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, वेट करता है, ये वेट डज नॉट वेट ग्लास, बस। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड टेकिंग द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अलोंग वाई एक्सिस। आप ये ध्यान से देखना, फ़ारेनहाइट को वाई के तरफ बैठाया और सेल्सियस को एक्स के तरफ, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा, बट इंटरसेप्ट किस तरफ मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा एक्सिस। तो आपको फॉर्मूला मतलब पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, आपको पता है फॉर्मूला, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ए सी है सेल्सियस और एफ है फ़ारेनहाइट, और इधर हम लोग यहाँ पे एफ एक्सिस वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट बैठा रहे हैं, तो एफ इजिकल टू लिखने का कोशिश करेंगे। तो आप अगर इसको थोड़ा सजाओगे तो आपको एफ इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32 दिखाई देने मिलेगा। अब इसको आप कंपेयर करोगे वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो अगर कंपेयर करोगे ना तो क्या दिखाई देगा, देखो 9/5 किसके साथ इक्वल है, स्लोप के साथ, और आपका 32 इंटरसेप्ट के साथ। 32 के सामने प्लस है, मतलब आप अगर ये ग्राफ अगर इधर एक्स एक्सिस में सेंटीग्रेड स्केल और यहाँ पे फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस में प्लॉट करोगे तो आपको जो ग्राफ दिखाई देगा वहाँ पे एक स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा आपका पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा, स्लोप होगा पॉजिटिव, तो ऐसा टाइप का। तो यहाँ पे ये जो स्लोप हो रहा है वाई एक्सिस में, ये स्लोप कितना मिल रहा है, पॉजिटिव, सॉरी स्लोप तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर ए होगा, हैविंग इन पॉजिटिव इंटरसेप्ट अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, 36 का ए आपका होगा करेक्ट। 37 देखते हैं, इफ लैम्डा एम डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच रेडियोएक्टिव एमिशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी केल्विन इज मैक्सिमम, देन क्या होगा। बस ये कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, लैम्डा एम वेवलेंथ डिनोट करता है और टी है मैक्सिमम मैक्सिमम में, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो वेन्स लॉ यूज कर दो, वेन्स लॉ। अब वेन्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो, बाय वेन्स लॉ हम लोगों को लॉ पता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय टाइम टी, तो बी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू टी इनवर्स। बस ज़्यादा सोचना ही नहीं है, डी को करेक्ट कर देना है। ओके, 37 कंप्लीटेड। 38 देखो, वाई इज मोर हॉटर फॉर सम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ अ कैंडल दैन इट्स साइड्स ऑफ इट्स फ्लेम। तो आप कैंडल ले लो, कैंडल का फ्लेम में क्या बोला है कि आपका वाई इट इज मोर हॉटर फॉर सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप, आप ऊपर आप हाथ रखोगे ना तो इधर आपको ज्यादा गर्मी लगेगा, रादर इधर अगर हाथ रखो तो साइड में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सोचो सेम है, बट ऊपर ज्यादा गर्मी लग रहा है, क्यों, क्या रीजन क्या है इसका, रीजन बहुत ही सिंपल है, कन्विक्शन। तो यहाँ पे कन्विक्शन के वजह से आपको ज्यादा हीटिंग लग रहा है। देखो साइड्स में हीट हो रहा है, यहाँ पे अगर आप साइड्स की बात करो, ठीक है, तो आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे अगर आप साइड में हाथ रखो तो साइड में हीटिंग होगा ओनली रेडिएशन से, ठीक है। बट आपका जो टॉप में होगा हाथ,
तो यहाँ पे हीटिंग किसकी वजह से लगेगा, रेडिएशन की वजह से तो लिखेगा लगेगा, प्लस कन्विक्शन की वजह से भी लगेगा, जिसलिए ज्यादा गर्मी लगेगा। 38 का डी करेक्ट होगा। 39, द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन द फिगर। तो प्रोसेस का नाम बताना है बस, क्या क्या ही बताएं इसमें। देखो, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, जहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस होता है बताओ आप लोग, आइसोबारिक, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। टू सिलिंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कॉक। ठीक है, दो सिलेंडर को हम लोगों ने स्टॉप कॉक से जोड़ लिया। ए कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बी है कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। ठीक है, बी क्या है, ए में भरा हुआ है गैस और बी है आपका कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। देन इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। स्टॉप कॉक को सडनली ओपन करेंगे तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, देखो, जब आप सपोज एक चेम्बर ऐसे है, इसमें पूरा गैस भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा गैस भरा हुआ है, और इसको अचानक से आप यहाँ पे और एक स्टॉप कॉक लगा लिया, लगा के आपने क्या किया, आपने यहाँ पे और एक सिलेंडर लगाया है, यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके, आपने यहाँ पे एक और एक सिलेंडर यूज किया है, और इस सिलेंडर ये बी है, ये पूरा एम्प्टी है, और ये ए में पूरा गैस यहाँ पे फिल है। तो अचानक से ये खोलोगे तो गैस को क्या मिलेगा, पूरा फ्री एक्सपेंशन मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, और एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हमेशा क्या होता है, इट इज एडियाबेटिक इन नेचर for all type of gases, for all type of gases, okay, gases। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा सी एडियाबेटिक, सी एडियाबेटिक। ओके, सो इधर हम लोगों ने कितना डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने इस पार्ट में डिस्कस कर लिया। ओके, सपोज ये पार्ट 2 में हम लोग ने तो पहले 20 डिस्कस किया, फिर 20-40 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो गए, और क्वेश्चंस आपको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग 41 सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको 40 तक अच्छे से प्रैक्टिस करना है।